नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि वो एनडीए गठबंधन से नाराज हैं और पाला बदलने की फिराक में हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि इस तरीके का अंदेशा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि अमित शाह का भी हाल ही में बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके नेतृत्व को लेकर के ये कहा था कि ये पार्टी मीटिंग में तय किया जाएगा कि वहां पे बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा। जबकि आपको यह पता है कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के बड़े भाई के तौर पर काम करते रहे हैं और वही वहां पर नेतृत्व करते रहे हैं। तो अमित शाह का एक तो यह बयान, इसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से कुछ नहीं बोलना। इसके अलावा आपको बता दें कि अंबेडकर के ऊपर बयान को लेकर के भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ, वो भी अमित शाह ने बयान दिया। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार का कुछ नहीं बोलना। अरविंद केजरीवाल ने जो कि नीतीश कुमार को पत्र लिखा था, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई उस पर रिएक्शन नहीं दिया। और अभी नीतीश कुमार यात्रा भी निकाल रहे हैं और इस यात्रा में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोई भी नेता उसमें शामिल नहीं हुआ है। हालांकि ये जेडीयू की यात्रा है, लेकिन फिर भी एनडीए गठबंधन होने के नाते एक गठबंधन धर्म भी होता है निभाना। तो इसमें बीजेपी का कोई भी नेता, कार्यकर्ता या मंत्री कोई भी शामिल नहीं हुआ है। तो ये तमाम जो बातें हैं और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं और उनकी खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि वो कभी भी अब पलटी मार सकते हैं। तो इसी आधार पर इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जो मैंने शुरुआत की और जो मैंने कारण बताएं, जो इस तरीके की खबरें आ रही हैं और उसके पीछे जो कारण हैं उसको आपने सुना। अब जो है कि आपको क्या वाकई में लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए गठबंधन से नाराज हैं? बिल्कुल, ये इसलिए जो बात आप कह रहे थे कि वो उसका कारण मेरे पास ये है कि दर्शक भी जानते हैं और जो मैं बताने वाला हूं वो सभी दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो उसका ये कारण है कि भारतीय राजनीति में जो कुछ नेताओं को बारे में कुछ बातें कही जाती है, उसमें दो बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट कही जाती है, वो एक नीतीश कुमार के बारे में कही जाती है और एक जो है स्वर्गीय जो है रामविलास पासवान जी के बारे में कही जाती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में बात कही जाती है कि हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक थे कि कौन जीत रहा है और किधर पाला बदल के किधर जाना है। ये उनकी एक खासियत थी, यह उनका आकलन था। सारे जब दलित और सभी लोग जो है मोदी को नकार रहे थे 2014 में, तो पहली बार जो है मोदी को या बीजेपी को ऑक्सीजन मिला कि एक दलित पार्टी और एक दलित जो है चिंतक जो है मोदी को गले लगाया और उसका दूर तक संकेत गया। और उसी का नतीजा है कि उनका परिवार आज भी मिनिस्ट्री जो है तीसरी बार भी खा रहा पी रहा। दूसरी बात, यही सेम टू सेम बात जो है क्या कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में कही जाती है कि नीतीश कुमार जो है अपनी राजनीति को लेके काफी संख्यालु हैं और वो जो है अपने हिसाब से गुणा गणित देकर ही कि अपना ही फायदा हो उसी हिसाब से वो राजनीति करते हैं। अब तो सोशल मीडिया पर कई बार जो है बिहार के लोग या यूपी के लोग जो व्यंग जो बनाते हैं, जो सोशल मीडिया में रील के नाम से जो जाना जाता है, उसमें कई व्यंग ऐसे आते हैं, अच्छा पूछते हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गया, तो वो व्यंग करने वाला बोलता है कि वो तो हमेशा बनते रहते हैं। तो ये इस तरह के व्यंग कसे जाने लगे हैं और इस तरह की जो है चीजें कही जाने। नो डाउट, आप सही बात है कि दलितों का वोट किसको नहीं चाहिए। 17 ये आई थिंक जो है 17% से 18% जो है दलित वोट जो है बिहार में है और उसको लेके कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इतना हंगामा कर दिया है कि इसको लेके जो है बीजेपी बैकफुट पे है और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इससे पहले जो है इतिहास रहा है बीजेपी का, मोहन भागवत जी ने कई बार जो है ये बात कह चुकी है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। यहां तक कि 2024 चुनाव में आप देख लीजिए कैसे बीजेपी के जो है नेता
जो है ये बात कहे, और उसको जो है राहुल गांधी ने उठाया। पहले अनंत हेगड़े जो है कर्नाटक से 6 या 7 बार के सांसद हैं, उसके बाद लल्लू सिंह जो है अयोध्या में उन्होंने उठाया, फिर जो है ज्योति मिर्धा जो है क्या राजस्थान से आती उन्होंने तो ये नो डाउट इसी हिसाब से जो है उन्होंने चुप्पी साध ली है कि अगर अंबेडकर पे बोलना होगा तो कैसे बोल पाएंगे, और इसीलिए जो है कई कार्यक्रम रद्द हुए। अब जिस बात को आप कह रहे हैं कि अब यात्रा निकली है, तो इसका फिलहाल जो है अभी देखना है कि उसका इंपैक्ट आगे क्या पड़ता है। लेकिन अमीन जी, यहाँ पे एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से अमित शाह का एक आपने पुराना बयान सुना होगा कि उनसे जब वो किसी न्यूज़ चैनल पर साक्षात्कार दे रहे थे, तो उसमें उनसे पूछा गया कि बिहार में जो है वो कौन नेतृत्व करेगा, तो उनको सीधे तौर पर तो यही कहना चाहिए था वहाँ पर कि नीतीश कुमार ही करेंगे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार का नाम ना लेकर के उन्होंने ये कहा कि ये जो है बैठक होगी, ये बैठक में तय किया जाएगा कि कौन वहाँ पर बिहार में जो है वो नेतृत्व करेगा। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब तक बिहार में नीतीश कुमार ही बड़े भाई के रोल में रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए, तो अब ऐसे में अमित शाह का इस तरीके का बयान देना, क्या ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को याद नहीं दिलाता? नहीं, बिल्कुल ये भी बात सही हो सकती है कि जो है कि जिस तरह से एक नाथ शिंदे को पहले तो ईडी से जो है धमकी दिलवाया गया, और उसके बाद से जो है पार्टी तोड़ी गई, फिर जो है एनसीपी को तोड़ी गई, और फिर दोनों को मिला के जो है शासन किया गया। शासन के बाद जो है ये तय हुआ कि विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो ऐसे ऐसे होगा। सबको बता दिया गया था कि एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। 132 सीट भी आई। तो उस हिसाब से अब देखा जाए तो हो सकता हो कि बिहार में जो महाराष्ट्र का रोल है वो नीतीश कुमार यहां देख रहे हो, इस वजह से वो डर रहे हो जो आप सवाल पूछ रहे हैं। हो सकता है कि अगर बीजेपी और जेडीयू में ये फैसला हो जाए कि जो वहां की सीटें हैं उसके हिसाब से आधे आधे पे लड़ना है, या उनके सहयोगी मांझी हैं उनको कितनी सीटें देनी है, या रामविलास पासवान के पार्टी जो है एलजेपी है उनको कितनी सीटें देनी है, या और भी जो गठबंधन राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है, तो उस तरह से जो जितनी पार्टियां हैं उनके हिसाब से ही कन्वर्जन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र का बंटवारा है वो बिहार में कतई नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश कुमार एक जमे हुए और एक पार्टी को पुराने समय से चलाते हुए लाए हुए नेता हैं, जबकि एक नाथ शिंदे एक तरह से दूसरी पार्टी को फोड़ के मुख्यमंत्री बने थे। उनको इस तरह का संगठन या किसी भी चीज का अनुभव नहीं है, जबकि नीतीश कुमार जो है अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और क्या कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ऐसे दिग्गज नेता, जयप्रकाश जमाने के नेता हैं, जयप्रकाश नारायण के जमाने के नेता हैं, और जेडीयू को पिछले 15-20 सालों से वो चला रहे हैं, तो उनको इस राजनीति का मालूम है किस चीज को कहां क्या बोलना है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि हाँ ये सही बात है कि हम लोग विश्लेषण किसी भी चीज का करते हैं या जो भी खबरें देखता है, वो जैसे ही नीतीश कुमार की कोई चुप्पी या इस तरह की हरकत आती है तो वो ये समझने लगता है भाग जाएंगे, क्योंकि उनका इतना जनता में अविश्वास हो गया है कि वो कब क्या कर जाएं। जनता यही सोचती है कि बीजेपी से भाग जाएंगे। तो हो सकता हो कि ये उनकी चाल हो, या फिर हो सकता हो उनका मन बदल जाएगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ऐसा वो कई बार अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए राजनीति में तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना। राजनीति जो है वो सब के सब वक्त और हालात के ही मोहताज होते हैं राजनीति में। लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए होता है, तो क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी जो है चिराग पासवान को खड़ा कर सकती है? क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार में पटती भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या रोल हो सकता है? नहीं, ये बिहार में न पटने का एक दूसरा कारण ये है कि जो चिराग पासवान के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं वो ये जरूर दे रहे हैं कि आप जो है अभी का नहीं आगे का विकल्प जो है तैयार करिए और अपनी पार्टी को बढ़ाइए। ये सबके लिए सही बात है कि सब अपनी पार्टी का जनाधार। पिछली जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सबसे ज्यादा जो है नुकसान जो है जेडीयू को जो है चिराग पासवान ने ही पहुंचाया, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। उसका नतीजा बाद में दिखा, फिर रिजल्ट आया उसका भी दिखा। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव का एक एरा खत्म हो चुका है, नीतीश कुमार का एरा अब ढलान पे है, तो अब बचने वाले में जो नए युवा बच रहे हैं जो बिहार को आगे लेके जाएंगे अपने कंधों पे, उसमें जो है तेजस्वी यादव हैं, उसमें जो है क्या कहते हैं कि चिराग पासवान है। बीजेपी के तरफ से जो है
बीजेपी बिहार में वही मार खा जाती है कि चेहरा कौन होगा। अभी तक विश्वसनीय चेहरा बीजेपी के पास ऐसा नहीं मिला, क्योंकि वो जो बीजेपी को सर्वमान्य हो, और बीजेपी में जो बिहार में जो जातियां हैं उनका सर्वमान्य नेता ऐसा नहीं मिला। इसी का कारण है कि बीजेपी की इस बार के चुनाव में भी मेरा मानना है कि वो नंबर 2 ही रहेगी और बड़े भाई की हैसियत में नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसका कारण आप समझिए कि सुशील मोदी को आप जानते हैं, वो कभी जो है जो चूंकि भारतीय राजनीति जातियों में बटी हुई है, तो कभी भी वो जो है मैथिली ब्राह्मणों के लिए पसंद नहीं थे, तो कहीं बनिया बिरादरी में भी वो पसंद नहीं थे, भूमिहारों में भी उनका उतना जनाधार नहीं था, और जो 2-3 नेता हैं उभरे हुए, लेकिन वो उतने असरदार नहीं हुए, जबकि वो बनना चाहते हैं। उसमें नाम जो है अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया, आप जानते हैं। उसके बाद जो दूसरे बचे हुए हैं गिरिराज सिंह, वो भी कुछ मुख्यमंत्री बनने या कुछ करने की जो है सोच रहे हैं, लेकिन वो उतने असरदार नहीं है। राजीव प्रताप रूड़ी को जो पहले ही चूंकि वो जो है बीजेपी के पुराने लीडरों के साथ रहे, तो उनका तो वैसे ही पत्ता काट दिया, क्योंकि ये तो पार्टी अमित शाह और मोदी की है। तो उस हिसाब से अभी भी आप इसको दिल्ली में देख लिए, दिल्ली में केजरीवाल के मुकाबले ना कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा है और ना बीजेपी के पास बड़ा चेहरा, और यही कारण है कि बीजेपी यहां पर भी दिल्ली में भी कमजोर हो जाती है, और वहां पर भी जो उसे चेहरा नहीं, नीतीश के चेहरे के पीछे खड़ा होना पड़ता है। यही कारण है। बिल्कुल, तो ये तमाम कारण है जो कि बहुत अच्छे तरीके से अमीन जी ने समझाया है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक जो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार जो है एनडीए गठबंधन से नाराज हैं, और उनकी नाराजगी की वजह जो तमाम चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कशन अभी की है वो हो सकती है, या फिर नीतीश कुमार की खामोशी किस ओर इशारा करती है, ये भी सोचने वाली बात है। वैसे आपको क्या लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर जो नीतीश कुमार अब तक खामोश हैं, और या फिर बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका हो सकती है या फिर होनी चाहिए? ऐसे तमाम सवाल हैं, और इन सवालों पर आपका क्या सोचना है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।